स्टार्ट होता है, जहाँ से स्टार्ट होता है वहाँ से डायरेक्ट स्टार्ट करेंगे और अंत तक ले जाएंगे। तो चलिए स्टार्ट करते हैं। आपको स्टार्ट से हिस्ट्री, एच से हिस्ट्री और एच से हेरोडोटस। हिस्ट्री के पिताजी इसको कहते हैं हेरोडोटस के। एच से हिस्ट्री और एच से हेरोडोटस। तो हिस्ट्री के देखिए 3 कालखंडों में बांटा गया है। हिस्ट्री के 3 कालखंडों में बांटते हैं हम लोग। प्राग ऐतिहासिक, आद्य ऐतिहासिक और विश्व ऐतिहासिक। ऐतिहासिक। देखिए हिस्ट्री के पिताजी हेरोडोटस। हिस्ट्री के 3 कालखंड में प्रागैतिहासिक, आद्य ऐतिहासिक, ऐतिहासिक दिखाई दे रहे हैं ना। अब देखिए जैसे कि ऐसे नॉर्मल एग्जाम देंगे तो पूछेगा हिस्ट्री के पिताजी, तो ये हेरोडोटस। जो हेरोडोटस बड़न हिस्ट्री के ये ज़्यादातर काम के लिए बड़न इतिहासिक पे। बट ये प्राग इतिहास के जनक कोई और हुए, आद्य इतिहास के जनक कोई और बा। तो इतना तो समझ में आ गया कि हिस्ट्री के पिताजी से नॉर्मली पूछे कि हिस्ट्री के पिताजी तो करें कि हेरोडोटस जी। बट अगर पूछ दे कि डीप में जाके प्राग इतिहास के जनक कौन है, आद्य इतिहास के जनक कौन है, तो ये अलग अलग हो जाए। तो हम लोग चलिए देखते हैं कौन। देखिए प्राग इतिहास के जनक रॉबर्ट ब्रूस फूड। रॉबर्ट, आर से रॉबर्ट, बी से ब्रूस, एफ से फूड। रॉबर्ट ब्रूस फूड प्राग इतिहास के पिताजी। और आद्य इतिहास के जनक देखिए इसका नामकरण और जनक एक ही है, लिख लीजिएगा। नामकरण और आद्य इतिहास के जनक जॉन मार्शल। आद्य इतिहास के जनक और नामकरण जॉन मार्शल। सारा जो आप पढ़ते हैं ना, वहाँ कोई भी कहीं भी पढ़िएगा ना इतिहास स्टार्ट से, यहीं से स्टार्ट करेगा, क्योंकि ये इतिहास के सबसे फर्स्ट टॉपिक है। मतलब स्टार्टिंग यहीं से हुआ है, तब अंत तक गया है। जहाँ तक भी जाना है इसको पढ़िए, बट इतिहास रियली में यहीं से स्टार्ट हुआ है। तो आद्य इतिहास के जनक और नामकरण जॉन मार्शल और प्राग इतिहास के जनक रॉबर्ट ब्रूस फूड। ऐसा पढ़िएगा कि घर पे बस एक बार रिवाइजिंग करिए वीडियो देखने के बाद, और कंप्लीट इसमें डाउनलोड करिए। यहाँ से इंस्टॉल करिए और वीडियो को बंद करके उसको यहाँ से डाउनलोड करिए और वीडियो बंद करके इंस्टॉल कर लीजिए, कभी भूलिए ही मत। तो रॉबर्ट ब्रूस फूड प्राग इतिहास के जनक और आद्य इतिहास के जॉन मार्शल। पहले हम इसके बारे में देखते हैं। इसको 4 खंड में बांट गया है ऐतिहासिक के, और फिर इसके बारे में, क्योंकि ये छोटा टॉपिक है। इस पर आज इस वीडियो में कंप्लीट हो जाएगा मैक्सिमम 40-45 मिनट में, ये खत्म हो जाएगा टॉपिक आद्य ऐतिहासिक और प्राग इतिहास के। तो हम लोग पहले से खाली जान लेते हैं कि कितने कालखंड में ऐतिहासिक को बांटे हैं। बस इसको इतना जानकर उसको मिटा देंगे, फिर इसके बारे में पढ़ेंगे। तो ऐतिहासिक को 4 कालखंड में बांटा गया है। प्राचीन इतिहास, मध्य इतिहास, आधुनिक इतिहास और विश्व इतिहास। देखिए ये ऐतिहासिक जो है उसको 4 कालखंड बांटा गया। प्राचीन, मध्य, आधुनिक, विश्व। इसमें विश्व के बारे में पढ़ेंगे, इसमें आधुनिक अंग्रेजों के बारे में पढ़ेंगे, अंग्रेज शासन किया था। और ये मध्य, ये बाबर और दिल्ली सल्तनत, इसमें पढ़ेंगे। और प्राचीन, ये 4000 पुराना, इसमें पढ़ाई करेंगे। इसमें देखिए लिखित स्रोत कुछ नहीं मिला है। प्राग इतिहास में कोई लिखित स्रोत नहीं मिला है, और आद्य ऐतिहासिक में लिखित स्रोत मिला है, बट इसको हम लोग पढ़ नहीं सकते हैं। ऐतिहासिक में लिखित स्रोत मिला है और इसे हम लोग पढ़ भी सकते हैं। तो ज़्यादातर हेरोडोटस इस पर काम किए हैं, बाकी इस सब का नामकरण कोई और है और पिताजी इसका कोई और है। आद्य ऐतिहासिक का जॉन मार्शल और एक रॉबर्ट ब्रूस फूड। तो आप इसको लिख लीजिए। प्राचीन, मध्य और आधुनिक, विश्व ऐतिहासिक के 4 कालखंड में बांटा गया है। इसको मिटा देते हैं, क्योंकि हम लोग इस पर आद्य और प्राग इतिहास को इस वीडियो में कंप्लीट करेंगे। देखिए पहले हम लोग प्राग इतिहास के बारे में जान लेते हैं, फिर इसके बारे में जानेंगे। प्राग इतिहास को जानकर बस समझकर और इसको मिटाकर फिर इसको वो बारीकी से समझेंगे। प्राग इतिहास के देखिए 4 कालखंड में बांटा गया है। एक होता है पूरा पाषाण,
एक होता है मध्य पाषाण, मध्य पाषाण। एक होता है नवपाषाण, नवपाषाण। और एक होता है उत्तर पाषाण, उत्तर पाषाण। देखिए प्राग इतिहास के 4 कालखंड में पूरा पाषाण, तब मध्य पाषाण, फिर नवपाषाण, फिर उत्तर पाषाण। देखिए ऐसा पढ़िए कि आपको फिर ये दोबारा कोई पूछे तो फटाक से बता दे, लापरवाही नहीं पढ़ाई में। पूरा पाषाण, मध्य पाषाण, नवपाषाण, उत्तर पाषाण। अब पूरा पाषाण में क्या था कि लोग आदि मानव था, खाना बदोश था, जहाँ पर इसको खाना मिले वहीं पर खाना, वहीं पर सो जाना, जानवर जैसा। जैसे जानवर के पास खाना मिलता है सोता है, तो पहले हम लोग का पूर्वज पूरा पाषाण में जो थे वो आदि मानव थे, खाना बदोश थे। मध्य पाषाण में छोटा हथियार बना सीख गया, छोटा हथियार बना सीख गया। और इसी में अंत्योष्टि संस्कार, जैसे कि 16 संस्कार होता है, 16 संस्कार में अंतिम संस्कार जो होता है, अंतिम संस्कार, वो अंतिम संस्कार दाह संस्कार होता है। तो वही छोटा हथियार बना सीख गया और इसमें अंत्योष्टि संस्कार भी किया। फिर नवपाषाण में क्या हुआ, नवपाषाण में खेती करना सीख गया, मकान बनाया अपना रहने के लिए। और इसी में पहिया का निर्माण किया। पहिया जैसे कि खेत में गेहूँ रोपा तो उसको लाने के लिए पहिया का चक्का बनाया और उसे खींचता था पीछे लाद के, तो खेत से घर लाने के लिए पहिया का निर्माण किया। इसी में कुत्ता का भी पालन किया। पूछता है कि पहला जानवर कौन सा पोसा गया था, तो पहला जानवर नवपाषाण में पोसा गया था, कुत्ता था, वो जानवर का नाम था कुत्ता। खेती भी किया पहला नवपाषाण में और पहिया का भी निर्माण किया। अब ये भी पूछता है कि खेती किया तो नवपाषाण में कब किया, नवपाषाण में मतलब कि कहाँ पर किया। तो खेती ये हुआ है अभी वो जगह पाकिस्तान में है, मेहरगढ़ बोलता है, उस स्थान के नाम है मेहरगढ़ बोलता है। ये मध्य पाषाण में, और मेहरगढ़ और ये सुलेमान और किरधर पहाड़ी के बीच में है, सुलेमान और किरधर पहाड़ी के बीच में मेहरगढ़ है, वहीं पर पहला खेती किया गया था। और क्या चीज़ की खेती किया गया था, तो गेहूँ और जौ का खेती किया गया था। तो नवपाषाण के बारे में देख लिए। अब हम लोग जानेंगे ये उत्तर पाषाण का मतलब कि जो खत्म होता है काल, उसको लास्ट में उत्तर पाषाण के नाम से हम लोग जानते हैं कि इसका मतलब कि यहाँ से इसका प्राग इतिहास खत्म होने वाला है। तो उत्तर पाषाण में ही तांबा की खोज हुआ था, इसलिए इसे हम लोग ताम्र पाषाण भी कहते हैं। ताम्र पाषाण, तांबा की खोज कब हुआ था, तो उत्तर पाषाण में होता है। उसको किस नाम से जाना जाता है, तो ताम्र पाषाण से भी जाना जाता है। तो आप ये समझ गए, पूरा पाषाण, मध्य पाषाण, नवपाषाण और उत्तर पाषाण। लिख देते हैं, यहाँ पर लिख लीजिए। पूरा पाषाण में यहाँ पर आदि मानव था, आदि मानव, खाना बदोश था, खाना बदोश। मध्य पाषाण में छोटा हथियार बनाना सीख गया, छोटा हथियार। और अंत्योष्टि संस्कार भी इसी में 16 संस्कार का अंतिम संस्कार जो होता है दाह संस्कार, अंत्योष्टि संस्कार मध्य पाषाण किया। नवपाषाण में कुछ ज़्यादा विकसित हो गया मानव। नवपाषाण में विकसित हुआ तो इसमें खेती करना स्टार्ट किया, खेती किया नवपाषाण में। उसका कौन सा पाषाण में खेती करना स्टार्ट किया, तो नवपाषाण में। कब खेती करना स्टार्ट किया, तो नवपाषाण में। कौन सी खेती किया, तो जौ और गेहूँ की। इसी में पहिया का निर्माण किया। इसी में कौन सा जानवर पोसा, इसमें देखिए पूरा पाषाण में आग के भी खोज किया था, आग का आविष्कार किया था। पूछा कि आग का आविष्कार कब किया था, तो पूरा पाषाण में आग का आविष्कार किया था। इसमें छोटा हथियार बना सीख गया, अंत्योष्टि संस्कार। इसमें खेती और गेहूँ की खेती किया, खेती करना सीख गया, पहिया का निर्माण किया। इसी में नवपाषाण में कुत्ता का भी पालन किया, नवपाषाण में ही कुत्ता पालन किया। अब पूछेगा कि नवपाषाण में खेती किया जौ और गेहूँ की, नवपाषाण में खेती किया जौ और गेहूँ की, पहिया का निर्माण किया। इसमें पहला जानवर कुत्ता पोसा गया था, अब पूछेगा कि खेती किया जौ और गेहूँ के, तो कहाँ पर किया और वो कौन सा जगह पर किया। तो लिख लीजिए, ये सब बहुत बीपीएससी एग्जाम में डिप्स जगह पूछा है, तो इस याद करना जरूरी है, इजी है, कोनो भारी चीज़ थोड़ी ना है। मेहरगढ़ में किया था। और मेहरगढ़ कहाँ है, तो सुलेमान और किरधर पहाड़ी के बीच। ये मेहरगढ़ कहाँ है, पाकिस्तान में है,
और पाकिस्तान में किस कहाँ पर कौन सा स्थान पर लोकेशन में है, तो करेक्ट लोकेशन सुलेमान और किरगर पहाड़ी के बीच में है मेहरगढ़। वहीं पर जौ और गेहूँ की खेती किया गया था, वहीं पर कुत्ता पालन पोषण किया था। यह कहाँ पर है, तो पाकिस्तान में है। उत्तर पाषाण में बस तांबा की खोज किया था, तांबा की खोज किया था, इसीलिए इसका नाम पड़ गया ताम्र पसाड़, इसीलिए इसका नाम पड़ गया ताम्र पसाड़। तो आप लोग इसको लिख लीजिएगा तो सही रहेगा। कुछ भारी नहीं है। अब हम लोग जानेंगे वो पराग इतिहास के बारे में समझते हैं। पराग इतिहास में बस इतना ही है। अब यहीं से कहीं से पूछेगा, बाकी अब क्या पूछेगा, अब का खोरेगा जाके भगवान के, यहीं से खोर के पूछेगा कहीं से। अब हम लोग जानेंगे आद्य इतिहास के बारे में जानेंगे। इसका जॉन मार्शल, तो इसको पहले में टिकाते हैं। अब हम लोग रॉबर्ट ब्रूस फूड के बारे में समझ गए, पराग इतिहास की। अब हम लोग जॉन मार्शल आद्य इतिहास के बारे में जानेंगे। आद्य इतिहास देखिए, नामकरण पहले नाम समझ लेते हैं। इन सब आद्य इतिहास में जितना नाम है वो नाम लिख लेते हैं। एक साइड पेज में अपना नाम लिख लीजिएगा, जितना नाम लिखवा रहे हैं, और जब इसके बारे में समझाएंगे हम फिगर बना के, तो वहाँ पर इस नाम को देख के लिख लीजिएगा, आसान रहेगा। क्योंकि इसमें अटेगा नहीं अटेगा, इसलिए पहले लिख देते हैं, फिर उसको समझाएंगे भी तो उसका नाम उस समय वहाँ पर बोल देंगे। तो हम बताते हैं कि इनका नामकरण और इसका जनक है आद्य इतिहास के, जॉन मार्शल है। इसमें जनसंख्या बताने का काम कौन किया था? आद्य इतिहास के जनसंख्या कौन बताएगा? सी मैसन। और इसका सर्वेक्षण कनिंघम किया था, कनिंघम किया था। और इसका खोदाई का काम, इसमें खोदाई का काम किसने किया था? दयाराम सहनी। बस अब एक आएगा हड़प्पा सभ्यता, चंद आएगा हड़प्पा सभ्यता का। तो उसमें 2 नाम है, और उसके बाद में क्या क्या मिला था वहाँ पर, तो वो समझ लेंगे। पहले इसके बारे में समझ लीजिए। देखिए, जॉन मार्शल और नामकरण और इसका जनक एक ही है, उसका नाम है जॉन मार्शल। जनसंख्या किसने बताया था? सी मैसन। सर्वेक्षण कौन किया था? तो कनिंघम। और इसमें आद्य इतिहास में खोदाई के काम कौन किया था? तो दयाराम सहनी। बस यही से इसका क्वेश्चन है, और इसका 2-3 है जो कि क्लियर हो जाएगा। आप इसको 2-3 बार रिवाइज करिए, लिखिए 2-3 बार, नहीं याद आ रहा है 5 बार लिखिए, 6 बार लिखिए, आपका यहाँ से कभी नहीं निकलेगा। 6-7 बार बुक पर लिखिएगा, या एक बोर्ड ले लीजिएगा, उस पर लिख मिटकाते रहिएगा। यहाँ ढूंढिएगा तो कभी नहीं निकलेगा, कभी नहीं, लापरवाही नहीं करिएगा बाकी, क्योंकि लापरवाही से तो कुछ होने वाला नहीं है। तो आप जनसंख्या के बारे में समझ गए, सर्वेक्षण के बारे में समझ गए, खुदाई का काम कौन किया था, और नामकरण इसका जनक कौन है आद्य इतिहास के? तो जॉन मार्शल। अब इसको मिटाते हैं, अब इसके बारे में बताते हैं। लिखिएगा तो लिख लीजिएगा। देखिए, ये जो जॉन मार्शल है, अब हम लोग क्या करना है, पहले एक फिगर बनाना पड़ेगा अपने भारत मैप के। एक पहले फिगर बनाना पड़ेगा, पहले इसको ना फिगर बनाने के ही समझेंगे। समझिए कि ये भारत का मैप है, ये भारत का मैप है। अब देखिए, जो आद्य काल में खुदाई का काम किए थे दयाराम सहनी, ये खुदाई का काम किए थे। तो मिला था पहला मिला था यहाँ पर जम्मू कश्मीर यहाँ पर है। फिर यहाँ पर एक मिला था उत्तर प्रदेश में, फिर एक मिला था महाराष्ट्र में,
और एक मिला था यहाँ पर पाकिस्तान का है सुतका गंडौर में। तो ये इसका सिंधु सभ्यता के नाम से भी इसको जानते हैं। पहले सिंधु सभ्यता के बारे में समझ लेते हैं। इसको सिंधु सभ्यता के नाम से भी जानते हैं आदि इतिहास को। क्यों सिंधु सभ्यता नाम पड़ा भाई? तो जितना आद्य काल में लोग बसे थे, कैसे कि 9 से खेती करना स्टार्ट कर दिए थे। जब 9 से खेती करना स्टार्ट कर दिए तो खेती के लिए पानी की जरूरत है, तो पानी कहाँ से मिलेगा? तो जितना सिंधु नदी में मिलने वाली नदियाँ थी, जितना सिंधु नदी में मिलने वाली नदियाँ थी, इतना दूर में वो सारी नदियों के किनारे लोग बस गए थे। सारी नदियों के किनारे बस गए, जितने नदियों के पास बसे थे लोग, वो सारी नदियाँ सिंधु नदी में आकर मिल जाती थी। इसलिए इसका सिंधु सभ्यता के नाम से भी जानते हैं। सिंधु सभ्यता के नाम से जानते हैं, किस लिए? आप समझ गए सिंधु सभ्यता नाम क्यों पड़ा? क्योंकि जितने यहाँ पर लोग बसे थे आद्य काल में खेती करने के लिए, वो सारे लोग जितने नदी के किनारे बसे थे वो सारी नदियाँ सिंधु नदी में आकर मिलती थी, इसलिए इसको सिंधु सभ्यता के नाम पड़ा। अब सिंधु सभ्यता का आकार किस प्रकार है ये भी पूछ देता है। तो सिंधु सभ्यता का आकार त्रिभुजाकार है। त्रिभुजाकार ऐसे बोलते हैं कि पिज्जा के शेप में है, पिज्जा के शेप में है, और इसको हम लोग त्रिभुजाकार भी बोल सकते हैं। त्रिभुजाकार, त्रिभुजाकार। त्रिभुजाकार, त्रिभुजाकार बोलते हैं। इसके पिज्जा का शेप जैसा है, त्रिभुजाकार इसको बोल सकते हैं। ज़्यादा तो सिंधु सभ्यता में लोग किधर मिलते? आदि इतिहास में ज़्यादातर लोग गुजरात में मिले थे। गुजरात में यहाँ से स्टार्ट हुए थे। अब ये पूछता है कि जो ऊपरी उत्तर दिशा में जगह मिला था, उस जगह का नाम क्या है? उत्तर दिशा में जो जम्मू कश्मीर में था, इसको मंडा बोलते हैं। मंडा में मिला था पहला, खुदाई किए दयाराम साहनी, तो मंडा में मिला मकान, मंडा। सिंधु सभ्यता में मंडा मिला। ये मंडा कौन सी नदी के पास है? तो चिनाब नदी के पास है। चिनाब नदी के पास है। अब है मिला उत्तर प्रदेश। उत्तर प्रदेश में कहाँ है? तो आलमगीरपुर, आलमगीरपुर। यह कौन सी नदी के पास है? तो हिंडन नदी के पास है। हिंडन नदी के पास है। अब ये मिला महाराष्ट्र। महाराष्ट्र कौन सी नदी? महाराष्ट्र में कहाँ, कौन सा स्थान पर है? तो ये दैमा बांध पर है। दैमा बांध। ये कौन सी नदी के पास है? तो ये नदी के पास कौन सी है? ये दैमा बांध है। ये परवरा नदी के पास है। परवरा नदी के पास है। ये स्थान सुतका गंडौर में है। सुतका गंडौर के नाम से इसको जानते हैं। सुतका गंडौर। ये कौन सी नदी पर है? तो दासक नदी। देखिए, पहला मिला मंडा में, जम्मू कश्मीर में मंडा मिला। मंडा में खुदाई किया गया, दयाराम साहनी खुदाई किए थे। तो यहाँ पर कौन सी नदी है? तो चिनाब नदी। चिनाब नदी कहाँ मिलती है? तो सिंधु नदी जाकर मिलती है। आलमगीरपुर हिंडन नदी के पास मिला। हिंडन नदी के किनारे आलमगीरपुर में हिंडन नदी कहाँ पर मिलती है? तो जाकर सिंधु नदी मिल जाती है। ये दैमा बांधपुर कौन सी नदी किनारे है? तो परवरा नदी के किनारे। परवरा नदी कहाँ मिलती है? सिंधु नदी मिलती है। सुतका गंडौर दासक नदी कहाँ पर है? दासक नदी किधर मिलती है? सिंधु नदी जाकर मिलती है। तो ये सिंधु सभ्यता का आकार कैसा है? तो त्रिभुजाकार है। आप लिख लीजिए या समझ लीजिए, बढ़िया से समझ लीजिएगा तो ज़्यादा बेहतर होगा। आप जो ये पढ़ा रहे हैं ना, यूट्यूब पर तो शायद ही कहीं मिलेगा। यूट्यूब पर तो शायद ही ऐसा कहीं मिलेगा कि जो इस तरह से पढ़ाया जाए। कोचिंग में मिलेगा, कोचिंग में सब कुछ तो वहीं से पढ़ता है, और यूट्यूब में कहीं नहीं ऐसा मिलेगा पढ़ाई। तो आप देख लीजिए, मंडा कहाँ पर है? चिनाब नदी किनारे है। आलमगीरपुर हिंडन नदी किनारे है। दैमा बांध परवरा नदी किनारे है। सुतका गंडौर दासक नदी किनारे है। सिंधु सभ्यता का आकार कैसा है? त्रिभुजाकार है। सबसे ज़्यादा लोग किधर मिले थे? तो गुजरात में मिले थे। सबसे ज़्यादा लोग गुजरात में मिले थे। अब आया जैसे कि अब यहाँ पर एक खुदाई हुआ। इसका खुदाई कौन करवाया? खुदाई करवाए जॉन मार्शल, मतलब नामकरण। और खुदाई कौन किए? तो दयाराम साहनी। यहाँ पर दयाराम साहनी की हड़प्पा में खुदाई। कब? तो 1921 में यहाँ पर हड़प्पा में खुदाई हुआ। यहाँ पर क्या क्या मिला? तो पहला तो एक हाथी के कंकाल मिला। फिर बाद में यहाँ पर कुम्हार का चक्का मिला। फिर यहीं पर एक इस तरह का शेप में एक फिगर मिला, इस तरह का शेप में यहीं पर मिला था। और यहीं पर लोग आवास मिला, लोग के रहने वाला घर
आवास श्रमिक मिला, सोने के लिए श्रमिक आवास है, श्रमिक के आवास। फिर यहीं पर मिला था एक मातृ देवी की मूर्ति, मातृ देवी का एक मूर्ति मिला, मातृ देवी की मूर्ति मिला। और यहीं पर RH-37 कब्रिस्तान RH-37 कब्रिस्तान मिला, आवास श्रमिक, हाथी का कंकाल मिला, कुम्हार का चक्का मिला, मातृ देवी की मूर्ति मिला, RH-37 कब्रिस्तान मिला। 1921 में खुदाई हुआ, इसका नाम पड़ा हड़प्पा। अब इसको हम लोग हड़प्पा में खुदाई हुआ। अब हम लोग इसको देखिए 3 नाम से जानते हैं। पहला तो आधे ऐतिहासिक, फिर दूसरा सिंधु सभ्यता का हम जानते हैं, क्योंकि सिंधु नदी के किनारे, सिंधु नदी में जितना नदियाँ मिलने वाली है वो सारी नदियों के किनारे लोग बसे थे आधे काल में, आधे इतिहास में, इसलिए उसको सिंधु सभ्यता का नाम जानते हैं। अब इसका हड़प्पा सभ्यता का नाम जानते हैं, क्यों? क्योंकि पहला खुदाई 1921 में हुआ हड़प्पा में, इसलिए इसको हड़प्पा सभ्यता से नाम से जानते हैं। हड़प्पा में खुदाई हुआ इसलिए हड़प्पा सभ्यता के नाम से जानते हैं। 1921 में हुआ, हाथी का कंकाल मिला, कुम्हार का चक्का मिला, आवास श्रमिक मिला, मातृ देवी की मूर्ति मिला, RH-37 कब्रिस्तान मिला। फिर एक चंद्रहुदड़ों की खुदाई हुआ, चंद्रहुदड़ों में खुदाई हुआ। उसका खुदाई करने वाला यहाँ पर लिख देते हैं, यहाँ पर जगह है, हाँ यहीं पर हो जाएगा। चंद्रहुदड़ों इसका खुदाई किए गोपाल मजनूदार, इसका खुदाई किए गोपाल मजनूदार। यहाँ पर क्या मिला? यहाँ पर जैसे कि जितना मेकअप वगैरह का सामान, मेकअप का सामान भी यहाँ पर मिला था बहुत ज़्यादा, स्विच वगैरह, नो पॉलिश वगैरह ज़्यादा यहाँ पर चंद्रहुदड़ों में मिला था। ये भी पाकिस्तान में है, हड़प्पा भी पाकिस्तान में है। चंद्रहुदड़ों की खुदाई किसने किया? तो गोपाल मजनूदार, इतना याद रखिएगा काफ़ी है। चंद्रहुदड़ों की खुदाई किसने? गोपाल मजनूदार। हड़प्पा की खुदाई किसने किया? दयाराम सहनी। कब हुआ हड़प्पा की? 1921 में। इसी में सब आवास श्रमिक, मातृ देवी, RH-37 कुम्हार का चक्का वगैरह सब मिला था। तो आप ये समझ गए कि सबसे ज़्यादा सिंधु सभ्यता में लोग किधर मिले थे? तो गुजरात के साइड में मिले थे। ऊपरी दिशा के नाम क्या है? जो जम्मू कश्मीर है, मांडा किस नदी किनारे? चिनाब नदी। जो ये उत्तर प्रदेश में है आलमगीरपुर कौन सी नदी किनारे है? तो हिंडा नदी किनारे है। महाराष्ट्र में कौन सी जगह पर है सिंधु सभ्यता में लोग मिले थे? तो दैमा बांधपुर में मिले थे। तो दैमा बांधपुर कौन सी नदी किनारे है? तो परवरा नदी किनारे है। फिर जो ये मतलब सुतका गंडोर में लोग मिले थे सिंधु सभ्यता के, तो वो किस नदी किनारे?